नमस्कार साथियों। पहले हमने चर्चा की थी राजनीतिक विज्ञान के एक टॉपिक पर जिसका नाम था संविधान सभा का गठन, कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ था। आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा संविधान सभा की कार्य प्रणाली, कि संविधान सभा किस प्रकार से अपना कार्य करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमें जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंदर पढ़ने होंगे, जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव, तो बेसिकली हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि उद्देश्य प्रस्ताव किस लिए पारित किया गया, क्या कौन कौन से उसके मुख्य अंश थे, वो सभी डिस्कशन इसके अंदर हमें करनी है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि जनरली संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उसमें हुआ, वो एक ब्रीफ हिस्ट्री हम इसमें जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा की मांग की गई थी पहले 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी कि व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा चुनी जाएगी, जिस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होगा, किसी बाहरी शक्ति का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम टोटली इंडिपेंडेंट होकर के अपनी संविधान सभा का निर्माण करेंगे, अपने एक पृथक और एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण करेंगे, जिसके बेस पर हम आगे आज़ादी मिलने के उपरांत हम अपना शासन चला सकें, देश को हम सुचारू रूप से चला सकें। इसके उपरांत देखिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संविधान सभा में हमने पहले डिस्कशन किया था कि टोटल 389 सदस्य उसके चुने गए थे, चुने जाने थे, लेकिन उसमें डिस्कशन करते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं। एक ये महत्वपूर्ण तिथियां जो मैंने इसमें बॉक्स में बंद की हुई हैं, इनको काफी महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझना होगा। सबसे पहली बात यहाँ आपको नजर आ रही होगी कि किस तरीके से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, तिथि याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो हमने डिस्कशन की कि सदस्य बहुत ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कम हुए। क्यों कम हुए? केवल 207 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया पहली बैठक में। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग, जिनकी 73 सीट्स थी, और कुछ देसी रियासत में जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से इसमें टोटल सदस्य 207 ही रहे। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक में टोटल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये बात डिस्कशन की है, चर्चा करने योग्य बात है। तो पहली बैठक संपन्न हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। एक बात याद रहेगी, मुस्लिम लीग और देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया। 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ठीक है, कई बार प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 207 सदस्यों में से महिला कितनी थी, तो याद रखेंगे 9 महिला सदस्य थे उस समय। ठीक है, उस समय टोटल 9 महिला सदस्य थे। अब इस संविधान सभा जब बैठक होगी, कोई चर्चा होगी किसी बात पर, तो उसमें एक अध्यक्ष भी होना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम पर सभी की सम्मति से, सर्वसम्मति से उन्होंने एक अध्यक्ष चुन लिया, जो कि अस्थायी चुना गया। लिखा हुआ है ब्रैकेट में अस्थायी, बट दैट इज नॉट परमानेंट। ठीक है, उसको टेम्पररीली चुन लिया गया। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इन्हीं को क्यों चुना गया? क्योंकि संविधान सभा में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा उम्रदराज आदमी जो थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस वजह से इन्हीं का चुनाव किया गया। किसके लिए? अध्यक्ष पद के लिए। तो पहली डेट आप याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946। टोटल कितने, कौन सी थी? 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक हुई। टोटल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें मुस्लिम लीग, देसी रियासत के कुछ राजाओं ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। टोटल सदस्य कितने थे? 207। इसमें एक अध्यक्ष चुना गया, और वो अध्यक्ष अस्थायी था। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके 2 दिन पश्चात 9 + 2 करो, कितने हुए? 9 और 2 11। 9 और 2 11 हुए। इसका मतलब कि 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद, मैंने +2 लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद में कौन सी तिथि आएगी? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लेती है। इस दिन क्या विशेष बात है याद रखने योग्य? स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे।
ठीक है, और अंतरिम सरकार में प्रथम कृषि मंत्री भी थे। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था पहले, उसमें कृषि मंत्री भी इन्होंने कार्य किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब? 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को तो अस्थायी चुना गया था, किसको? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। और किसको चुना गया? इसमें चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें क्लियर हुई बात। उसके और 2 दिन बाद में क्या होता है? 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पारित करेंगे। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सा? 13 दिसंबर 1946 को इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित होगा, उद्देश्य प्रस्ताव पास होगा। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग, हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग उस समय पर इनकार कर रही थी कि वो संविधान सभा की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेगी, संविधान सभा में अपनी आस्था नहीं रखेगी। तो मुस्लिम लीग अनुपस्थित थी। अब जब एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग जब संविधान सभा में अनुपस्थित रहेगा, तो उनकी अनुपस्थिति में थोड़ी ना कोई प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, किसी बिल को पास किया जाएगा। इस वजह से इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास होने में, या यूं कहें इसको पारित होने में काफी समय लगा। ठीक है, ये स्वीकार नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग के अनुपस्थिति के कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। भेज दिया, पेश कर दिया। कब? 13 दिसंबर को। देखो 9 और 2 11, 11 और 2 13। ठीक है, अब ये पास कब होता है? ये होता है 22 जनवरी 1947 को। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? बेसिकली हम ये कहें कि उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे जो संविधान बनना था, जो भावी संविधान था, उसकी पूरी झलक थी, उसका पूरा दर्शन था। ठीक है, उसकी प्रस्तावना के भी कुछ अंश थे उसमें एक संपूर्ण बातें निहित थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। समझ में आई बात? अब जानना है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में, और उसको पारित होने में काफी समय लगा। उसको पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। क्यों हुआ? हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग इस बात से नाराज थी कि वो अलग से एक अलग पृथक देश बनाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, उनकी डिमांड के चलते हुए तो ये जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पाया था। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये पास कब हुआ? ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में काफी कुछ हमने नाम काफी बार जान लिया। जानते कि उद्देश्य प्रस्ताव में आखिर क्या लिखा हुआ था। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव में भावी संविधान की झलक थी, उसके दर्शन थे कि संविधान क्या होगा, संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, उसका एक छोटा सा परफॉर्मा था, यूं कहें हम। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ये बातें सुनिश्चित की गई थी। सबसे पहली बात क्या है? संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, ठीक है, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ये सारे जो ब्लैक कलर से जो मैंने अक्षर लिखे हैं, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये 3 वर्ड, इनकी मीनिंग को जानना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहली बात स्वतंत्र, दूसरी बात संप्रभु, तीसरी बात गणराज्य घोषित करती है। स्वतंत्र मतलब अब भारत स्वतंत्र होगा। संविधान लागू होने के पश्चात, संविधान बनने के पश्चात भारत की शासन प्रणाली, भारत का प्रशासन भारत का खुद का होगा। भारत के ऊपर किसी अंग्रेजों का या किसी देश का कोई भी इस पे अधिकार, या यूं कहें किसी भी देश का कोई अधिकार या उनका गुलाम अब भारत नहीं होगा। वो आजाद होगा, स्वतंत्र होगा। ये बात समझ में आई? अगली बात लिखी हुई है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि भारत, संप्रभु को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, आप ठीक है, आप अपने को इसको जानने का प्रयास कीजिए। संप्रभु को आप स्वयं प्रभु मानो। प्रभु मतलब मालिक, भगवान। स्वयं प्रभु खुद का भगवान खुद है। इसका मतलब भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसका मीनिंग भी निकल करके जो सामने आ रहा है वो यही है कि संप्रभु मतलब वो स्वतंत्र है। संप्रभु का मतलब अगर देखा जाए तो संप्रभु का मतलब होता है कि भारत पर किसी आंतरिक शक्ति का या किसी बाहरी शक्ति का कोई अधिकार या हस्तक्षेप इस पे नहीं होगा। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, पूरी तरीके से आजाद होगा।
स्वतंत्र होगा, आजाद होगा, संप्रभु, किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। तीसरी बात, गणराज्य, ये गणराज्य होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता चुनेगी। बात समझ में आई। इसमें जो उत्तराधिकारी वाली जो प्रणाली चली आ रही थी कि जो राजा है, राजा का जो बेटा होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा, वो राज करेगा, वो वाला सिस्टम जो खत्म कर दिया। तो इसका गणराज्य का मीनिंग क्या है, गणराज्य का मीनिंग कि इसमें भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे वो सरकार चलाएंगे, ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो होगा जिसको जनता चुनेगी। बात समझ में आई। ये पहली लाइन आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी उद्देश्य प्रस्ताव की। दूसरी लाइन लिखी हुई है इसमें, इसको समझो। इसमें भारतीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की है। ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था, यानी कि जिन जिन राज्यों पे, जिन जिन क्षेत्रों में भारत के अंतर्गत आने वाले वो क्षेत्र जिन पे ब्रिटिश लोग डायरेक्टली राज कर रहे थे, लेकिन पूरे भारत पे राज तो नहीं था। कुछ अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र थे, कुछ ऐसे अभी भी एरिया थे जिनके ऊपर अभी भी राजा अपनी रियासतें बनाए हुए थे, अपने राज्य के जो राजा रजवाड़े थे उनके। तो भारतीय राज्य यानी कि रियासतें जो कि भारत के राजाओं के पास में थी, एक तो ये अंग्रेजों के पास में, ब्रिटिश भारत मतलब वो जमीन जो अंग्रेजों के पास में है। भारतीय राज्य यानी कि रियासतों, वो जमीन जो कि किसके पास में है, वो जमीन जो कि राजाओं के पास में रियासत है। भारत के बाहर के सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, यानी कि भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है, सपोज करो अंडमान निकोबार है, ठीक है, वो भारत से डायरेक्टली टच नहीं है, भारत से थोड़ा अलग है, वो बीच में समुद्र भी तो आ रहा है। तो वो अगर वो शामिल होना चाहता है तो वो सभी भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ये भारतीय संघ भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे। अभी हम समझते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को। कहने का मतलब वो सभी भारत के एरिया में शामिल होंगे, इतनी बात याद रखो। कौन कौन से चीजें शामिल की जाएंगी, एक भारत के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र मतलब जिन पे अंग्रेजों का अधिकार है। नंबर 2 वो क्षेत्र जिन पे क्या है, जिन पे राजाओं का अधिकार है, रियासत। नंबर 3 वो क्षेत्र भारत के जो बाहर हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी भारत में शामिल हो जाएं, वो सभी क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ये दूसरा पॉइंट था उद्देश्य प्रस्ताव का। तीसरी बात लिखी हुई है, भारत की सभी शक्तियां या सरकार की सभी शक्तियां, कि जो भारत की जो असली शक्ति होगी, भारत की जो पावर होगी, ठीक है, यूं कहें कि भारत की जो पावर होगी उसका स्रोत क्या होगा, कि भारत की सरकार को या भारत की शक्तियों का जो स्रोत होगा वो भारत की जनता होगी। क्यों? क्योंकि इस वर्ड से आप थोड़ा इसको रिलेट करो, गणराज्य। भारत के राजा को जनता चुनेगी, भारत का जो राजा होगा, भारत का जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होगा जो राज चलाएगा, उसको कौन चुनेगी, जनता चुनेगी। तो अल्टीमेटली जब जनता चुन रही है तो इसका सीधा सा मतलब अर्थ ये निकल करके सामने आ रहा है कि जब जनता भारत के राजा का चुनाव करे तो सारी शक्तियां जनता के हाथ में है। ये बड़ा अच्छा अधिकार दिया था संविधान के अंतर्गत। अगली बातें डिस्कस करें। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक जो जिनकी संख्या कम थी, जैसे कि हिंदू भारत के अंदर हिंदुस्तान में ज्यादा थे, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई जो और समुदाय के जो लोग थे वो अल्पसंख्यक। पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जातियों के लोग, कुछ जनजातीय लोग, उन सभी को सुरक्षा व अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो राजा लोग हैं या फिर जो बड़े तबके के लोग हैं, ठीक है, जो अमीर आदमी है उनका बोलबाला नहीं होगा। अब सभी को समानता दी जाएगी, सभी को सुरक्षा दी जाएगी, सभी को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, उनके अधिकार उनको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है भारत की सभी लोगों के लिए समाज में जीने का जो हक है, ठीक है, आर्थिक, पैसे से संबंधित, राजनीति में हिस्सा लेना, वोट डालना, सभी को अधिकार दिए जाएंगे। उनकी आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी उनके पास में, और उनको सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे कि अवसर की समता, सभी को बराबर के अवसर, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। विधि के समक्ष समता, कानून के लिए सब बराबर होंगे। कानून के लिए कोई राजा हो या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या कोई राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, कानून के लिए सब बराबर है। ब्रह्मांड, घूमने फिरने की, हम जहां चाहें तो आसाम में जाकर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हम बिहार में जा सकते हैं, हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो हमें आजादी मिली हुई है। आजादी कौन दे रहा है? वो संविधान देगा। अब संविधान की हम उद्देश्य प्रस्ताव, ये संविधान की झलक दे रहा है, मैंने बताया था आपको। संगठन निर्माण की स्वतंत्रता, कोई भी संगठन बना सकता है, कोई भी सभा आयोजित कर सकता है। तो ये सारी स्वतंत्रता जो है, ये सारी बातें जो दी गई किसके अंतर्गत? उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। याद रखेंगे, मैंने लिखा नहीं है, आप याद रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, ये पारित नहीं हो पाया था। क्यों नहीं पारित हो पाया था? क्योंकि उस समय पर मुस्लिम लीग इस बात से नाराज थी। वो चाहती थी कि हमारे लिए अलग से एक देश का निर्माण हो,
इस वजह से वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बन रही थी। उनकी अनुपस्थिति के कारण इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। इसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, काफी बाद में इसको पारित किया गया। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सत्येंद्र सिन्हा। उसके बाद में अगली बैठक होती है, सॉरी उसके बाद में 2 दिन बाद में 11 दिसंबर आता है। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के कारण इसको पारित नहीं किया जाता। क्यों नहीं पारित किया जाता? क्योंकि मुस्लिम लीग थी नहीं। ठीक है, इस वजह से इसको पारित नहीं किया गया। इसको बाद में 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। इसके मुख्य मुख्य बातें क्या है आपने जान ली कि भारत ये संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। नंबर 2 बात, भारत के जो क्षेत्र की इसमें बात की है कि भारत ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, भारतीय राज्य जो कि रियासती जो राजा रजवाड़े का एरिया था, और भारत के बाहर के क्षेत्र वो चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, वो सब भारत का हिस्सा होंगे। तीसरी बात इसमें कही गई है, जो मैंने मुख्य मुख्य बातें इसमें नोट की हैं, आप मुख्य मुख्य बातों पे ही गौर कीजिएगा। उसके बाद में क्या है, अगली बात मैंने बताई है कि इसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग जनजातीय लोगों को भी समानता दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी, उनको वंचित नहीं किया जाएगा उनके अधिकारों से। अगली बात, भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अवसर की समता, सभी को बराबर के मौके दिए जाएंगे, अवसर दिए जाएंगे। विधि के समक्ष क्षमता, मतलब समझे, विधि मतलब कानून। जहां भी विधि जो ये वर्ड आएगा उसको आप तुरंत समझ जाइए कि बात कानून की हो रही है, कि कानून के लिए सब बराबर हैं। ठीक है, एक मुख्यमंत्री अगर कुछ भ्रष्टाचार करता है या कोई घोटाला करता है तो उसको भी जेल होगी। एक आम आदमी किसी कानून, सरकारी कानून को तोड़ता है तो उसको भी जेल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के लिए सब बराबर हैं। ब्राह्मण, घूमने फिरने की आजादी, देश के किसी भी हिस्से में हम जाकर के घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, वो आजादी दी गई। अगली बात, संगठन बनाने की शक्ति। आप देखिए कितनी सारी पार्टीज इंडिया में बनी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टी बनी हुई, राजनीतिक पार्टी बनी हुई है, वैसे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। तो आप आराम से शांतिपूर्वक कोई सभा गठित कर सकते हो, सभा आयोजन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से, और आप इसमें कोई भी संगठन भी बना सकते हो। ये सब बातें लिखी थी किसके अंदर? उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव के पूर्ण होने के बाद में, उद्देश्य प्रस्ताव को हमने इससे पहले डिस्कस किया था। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में हम कुछ मुख्य बातें संविधान सभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जिस समय संविधान सभा बनी थी उस समय पर एज सच कोई गवर्नमेंट या सरकार देश का संचालन करने के लिए नहीं थी। तो हम ये कहेंगे इसमें, तो उस समय पर क्या हुआ था कि जो संविधान सभा चुनी गई थी जनता के द्वारा, वो भी चुने गए प्रतिनिधि थे जो कि संविधान का निर्माण करने वाले लोग थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे वही देश का संचालन भी कर रहे थे, यूं कहें कि वही अंतरिम सरकार की तरह उस समय पे कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा जो है 2 रूपों में कार्य कर रही थी। एक, संविधान सभा का मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, संविधान के निर्माण का दूसरा कार्य था एक विधायिका की तरह काम करना। विधायिका मतलब एक संसद की तरह काम करना, एक देश का संचालन करना, वो भी इसी का काम था। तो पहले संविधान निर्माण के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। संविधान निर्माण की अगर मैं बात करूं तो इस संदर्भ में जो अध्यक्ष थे वो हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको चुना गया था, याद कीजिए, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इससे पहले वाले आपने जो पढ़ा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा ये 2 अध्यक्ष हुए। ये महोदय क्या हुए? ये अध्यक्ष थे। आप जानते हो इनके बारे में कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? इसमें अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के अलावा 2 इसमें उपाध्यक्ष थे। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और एक टी. कृष्णामचारी। ये 2 लोग थे, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और सेकंड वन टी. कृष्णामचारी। दोनों ही उपाध्यक्ष की तरह कार्य कर रहे थे। इसका मतलब अगर किसी कारण से, किसी कारणवश, किसी भी स्थिति में अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो ये उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, 2 उपाध्यक्ष थे। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में देखिए जी, हमने कहा कि एक तो संविधान का निर्माण करना। हमने क्या कहा कि जो संविधान सभा थी उसके 2 कार्य थे। उसका कार्य केवल और केवल संविधान का निर्माण करना नहीं था, इसके अलावा भी उसका कार्य था देश का संचालन करना, एक सरकार की तरह काम करना। तो यूं कहेंगे एक विधायिका, एक संसद की तरह जो है वो काम कर रही थी। देश के लिए आम कानून निर्माण बना। भाई ये तो संवैधानिक कानून बनाएगी, संविधान सभा बना रही है। एक तो इसकी अध्यक्षता कौन कर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर देश के लिए आम कानून बनाना, जैसे कि लोकसभा में कानून बनते हैं, बिल पास होते हैं, इस तरीके से जो कानून बनाना देश के लिए, उस स्थिति में
तो उसमें संसद की तरह कार्य कर रही थी और इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संसद की तरह अगर कार्य कर रही थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इन दोनों रूपों में कार्य चलता रहा। कब तक ये कार्य चलता रहा जी? 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर 1949 तक ये कार्य ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, दोनों रूपों में कि वो संसद की तरह भी काम करेगी और संविधान का निर्माण भी करेगी। दोनों रूपों में ये कार्य चलता रहा। इसके बाद में क्या होता है? संविधान सभा की बैठकें होती हैं। हमने कहा कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इस तरीके से जो अंतिम प्रारूप आएगा, अंतिम जो बैठक होगी वो होगी 24 जनवरी 1950 को। वो कब होगी? 24 जनवरी 1950 को। याद रखो, संविधान का निर्माण तो 26 नवंबर 1949 तक पूरा हो चुका था। ठीक है, अब मीटिंग चलती है, इस पे बहस चलती है कि कौन कौन से कानून बनाए जाएं, किस चीज को ऐड किया जाए, किसके हितों की रक्षा की जाए, क्या किया जाए, वो सारी बातें थी इसमें। उन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए मीटिंग चलती रही। तो जो अंतिम बैठक हुई, लास्ट मीटिंग लिखा हुआ है, अंतिम बैठक हुई वो हुई 24 जनवरी 1950 को। देखिए ये तिथि 24 जनवरी 1950 वाली जो तिथि है वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर जिक्र किया है, बकायदे इसको मेंशन करके लिख के। क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में कुछ खास पॉइंट्स जानते हैं, और समझ आ रही है आपको? उसके बारे में कुछ खास पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। देखो, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, या यूं कहें कि 26 जनवरी को तो संविधान लागू हो जाएगा। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं। अंतिम बैठक होती है, इसमें सब कुछ फाइनलाइज कर दिया जाता है, भाई क्या चीज होनी है, किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ये खास क्यों है, इस बात पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। खास क्यों है, अब देखिए आप, क्योंकि इस दिन, किस दिन? 24 जनवरी 1950 को अब तक कौन थे अध्यक्ष? संविधान निर्माण की जो कार्य होगा उसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 24 जनवरी 1950 को अध्यक्ष पद से क्या बना दिया? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक इनको घोषित कर दिया। इसका मतलब इनको प्रथम राष्ट्रपति की उपाधि दी गई, प्रथम राष्ट्रपति से इन्हें नवाजा गया। ठीक है, ये उपाधि एक सही वर्ड नहीं है एक्चुअल में, इनको प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 को। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात और क्या हुआ? इस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान को लागू किया, राष्ट्रगान को अपने संविधान में जोड़ा। ठीक है, राष्ट्रगान क्या होता है जानते हो? जनगण मन अधिनायक जय हे। ऐसे ही राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगीत पता होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपने ये बहुत छोटी छोटी क्लासों की क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज बड़ा करते हैं। देखो, 3 चीजें आप देखेंगे, तीनों में ही राष्ट्र वर्ड आ रहा है, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तीनों ही चीजों को एक दिन बनाया, या यूं कहें कि एक दिन लागू किया, 24 जनवरी 1950 को। याद हुआ? ठीक है, बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रगान की बात होगी, राष्ट्रगीत की, राष्ट्रध्वज की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही अपने संविधान में जोड़ लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रध्वज की बात करें, तिरंगा झंडा जो है इसको पहले ही ऐड कर लिया गया था। और संविधान सभा ने और क्या काम किए भाई? संविधान सभा ने एक और महत्वपूर्ण काम किया, मैं लिख देता हूं यहां पर। राष्ट्रमंडल में, राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बना। अब एक वर्ड नया आया है आपके सामने कि जी राष्ट्रमंडल क्या आ गया। राष्ट्रमंडल को आप समझिए, कॉमनवेल्थ इसको बोलते हैं, राष्ट्रकूल भी कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा। राष्ट्रमंडल का मतलब ये है कि जिस समय अंग्रेजों का हमारे ऊपर अधिकार था, यानी कि अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था, तो ऐसे कोई अकेला हमारा देश नहीं था, ऐसे और भी बहुत सारे देश थे जिनके ऊपर अंग्रेज जो है अपना अधिकार करते थे। ठीक है, तो वो सभी देश जिनके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार रहा था वो सब राष्ट्रमंडल में शामिल हुए। ठीक है, राष्ट्रमंडल में उनको शामिल, उनका उन देशों का ग्रुप था जिन जिन देशों पर अंग्रेजों का अधिकार था, जो अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, उन सभी का एक टीम बनाई गई, उसको नाम दिया गया कॉमनवेल्थ या फिर राष्ट्रमंडल नाम दिया गया। ठीक है, तो इसको राष्ट्रमंडल, भारत को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल कर लिया। किसने किया?
संविधान की सभा ने, संविधान सभा ने उसको, संविधान सभा का ये भी एक मुख्य कार्य था। ये कब किया? इसको किया गया मई 1949 को, मई 1949। ठीक है, और समझ आ रही है। बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। देखो नवंबर तो बाद में आएगा, पहले मई में ही राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता भारत को मिल चुकी थी। ठीक है, और 2-3 बातें और इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको। आप देख करिए कितना समय लगा संविधान को बनने में, समय टोटल कितना लगा? इसको लगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने समय में बनकर के हमारा संविधान तैयार हुआ। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलिए, आपको याद हो जाएंगे। इतना समय लगा। अच्छा जी, खर्चा कितना आया? ठीक है, खर्चा भी तो आया होगा बनाने में। इसमें खर्चा आया लगभग 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए। उस जमाने में भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 64 लाख की बहुत बड़ी रकम थी। ठीक है, 64 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने के हिसाब से। तो ये संविधान के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। ठीक है, अब कुछ समिति के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी समिति, लगभग 8 के करीब समिति बनाई गई थी उसके संचालन के लिए, संविधान के संचालन के लिए। लेकिन इतना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें बहुत सारी संघ समिति आएगी, राज्य समिति आएंगी, बहुत सारी समितियां हैं, वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें पढ़ना है प्रारूप समिति। प्रारूप मतलब फॉर्मेट कैसे बना। प्रारूप समिति जो बनी थी, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी, तो क्या है उससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि प्रारूप समिति, ये जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा किसके अंडर में, कि संविधान सभा जो कार्य कर रही है, संविधान सभा का जो कार्य करने का जो तरीका था या वो कार्य को नियंत्रण कैसे हो रहा था, वो समितियों के द्वारा हो रहा था। तो वैसे टोटल 8 समिति थी, टोटल 8 समिति। 8 की 8 हमें नहीं पढ़नी है, हमें जो बेसिक पढ़नी है सबसे महत्वपूर्ण, वो हमें पढ़नी प्रारूप समिति। क्या? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की सबसे पहले बात आती है कि अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, वो चीज जाननी जरूरी है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष आप जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं पता होगा, आपको जरूर पता होगा। प्रारूप मतलब एक फॉर्मेट। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का जो फॉर्मेट हुआ, संविधान से तर्कसंगत जो इसमें चर्चा की गई, बहस की गई, उन सब का जो मेन लेखा जोखा जो तैयार किया, जो पूरा फॉर्मेट तैयार किया, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में कानून के विशेषज्ञ थे, शिक्षाविद थे, कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, और इन्होंने संविधान का फॉर्मेट तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति में इनके अलावा टोटल और 6 सदस्य थे। यहां टोटल बात करें, टोटल सदस्य कितने थे इसके? इसमें टोटल 7 सदस्य थे जी। प्रारूप समिति का काम क्या था? बेसिक जानना है। प्रारूप समिति मतलब फॉर्मेट, संविधान का जो फॉर्मेट बनाया था, वो समिति थी जो फॉर्मेट तैयार कर रही थी, प्रारूप तैयार कर रही थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल सदस्य कितने थे उसमें? 7 सदस्य थे टोटल। ठीक है, प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य उसमें टोटल सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अंतर्गत फॉर्मेट जो बन रहा था संविधान का, वो फॉर्मेट 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को इसका अंतिम प्रारूप, मतलब फाइनली उन्होंने तैयार कर दिया और अंतिम प्रारूप को पेश किया। ठीक है, अंतिम फॉर्मेट, लास्ट फॉर्मेट अपनी तरफ से उन्होंने बना दिया, इसको पेश किया। लेकिन अभी ये लागू थोड़ी ना हो जाएगा, इस पे बहस होंगी, इस पे चर्चा होंगी, इसमें जो कुछ खामियां होंगी, जो कमियां होंगी, उनको देखा जाएगा, उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। इस प्रकार से लगभग 3 बार, ठीक है, इसमें टोटल
3 बार इस पे चर्चा हुई, 3 टाइम्स इस पर चर्चा हुई, इसमें कुछ संशोधन किए गए, इसमें कुछ बदलाव किया गया। अंत में क्या हुआ, अंत में 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इसका बिल्कुल अंतिम रूप से इसको पेश कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले पेश किया गया 1948 में, लेकिन उस समय पे क्या था, अंतिम प्रारूप इसका पेश किया गया, लेकिन उसमें संशोधन किए गए बाद में। लेकिन जो फाइनली जो संशोधन करके, जो बदलाव करके, जो फेरबदल करके जो अंत में पारित किया गया या अंत में जो पेश किया गया, वो क्या था, वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब, ये 26 नवंबर 1949 को प्रारूप अंतिम जो है इसको पास कर दिया गया। इसको फाइनली सारे सदस्यों ने मिलकर के सभी की सहमति से इसको पारित किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, टोटल सदस्य थे 299, ये फिगर भी याद रखने वाली बात है। टोटल सदस्य 299 थे। अब संविधान बन चुका था, उस पर साइन करने थे, हस्ताक्षर करने थे। 299 सदस्य थे। अब बात आती है कि हस्ताक्षर कितनों ने किया। अब जरूर थोड़ी ना, मान चलो कि क्लास चल रही है, एक क्लास में सपोज करो 100 बच्चे हैं। अभी जरूरत नहीं कि हर दिन 100 के 100 बच्चे प्रेजेंट होंगे, कुछ बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास करो। टोटल बच्चे क्लास में थे 299, लेकिन जब साइन करने की बात आई किस पर, संविधान पर, ठीक है, क्योंकि अंतिम प्रारूप पेश कर दिया गया था। जब साइन करने की बात आई तो उसमें केवल 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए संविधान पर। कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने। ये फिगर याद रखना है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। कितने सदस्यों ने साइन की, 284 सदस्यों ने। टोटल थे कितने, 299। ठीक है, वैसे 389 गठित किए गए थे पहले, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी, अलग से पाकिस्तान बन चुका था। कुछ देसी रियासत भी हमारे खिलाफ जाने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 299 सदस्यों में से जो उस समय मौजूद थे, कब, 26 नवंबर 1949 को 284 थे। तो अंतिम में 284 सदस्यों ने इस पे सिग्नेचर किए, अपने साइन किए और इसको पेश किया गया, इसको पारित कर दिया गया फाइनली। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इतनी बात करने के बाद में, ठीक है, इतनी बात हमने की इसमें, भाई टोटल सदस्य इतने रहे हैं, क्या क्या हुआ है। अब देखो, हमने बार बार एक जिक्र किया है एक डेट का, वो डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो एक बार। एक डेट में लिखता हूं यहां पर, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था, तैयार हो गया था बन करके। ठीक है, तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू कब किया, बैठकें हुई। बैठक, अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी, ध्यान आया, 1950 को। ठीक है, इस दिन 3 घटनाएं और हुई थी, याद होगा आपको, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को भी इसी दिन चुना गया। ठीक है, अब एक डेट और हम 2 दिन बढ़ते हैं इसमें, +2 डेज करो, क्या आता है, +2 डेज करने के बाद में डेट आती है 26 जनवरी 1950। काफी महत्वपूर्ण दिन है, इसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये उठता है जी, जब संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, फिर इसको 26 जनवरी को लागू क्यों किया। क्या ये डेट कुछ खास डेट थी, इस डेट के पीछे हो सकता है कोई कारण हो। कारण था, वो कारण जानिए। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, एक लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। अधिवेशन मतलब मीटिंग होती थी, उसमें सारे नेता लोग जो है वो मिलकर के चर्चा करते थे किस तरीके से हमें संविधान बनाना चाहिए, किस तरीके से हमें आजादी मिलेगी। तो लाहौर का अधिवेशन था, 1930 की बात है ये। ठीक है, उसमें लाहौर अधिवेशन 1930 में 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को याद रखेंगे डेट, 26 जनवरी। इस 26 जनवरी को उन्होंने पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज्य मतलब कि कंप्लीटली हमारा खुद का राज हो, अंग्रेजों का ना हो। उन्होंने, हालांकि उस समय पे आजादी नहीं मिली थी, ठीक है, इन्होंने पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया। कौन सा दिवस, पूर्ण स्वराज्य दिवस। तो 26 जनवरी एक खास डेट हो गई हमारे इतिहास में। उस समय के इतिहास में 26 जनवरी पर विशेष फोकस था। तो फिर क्या हुआ, इसी वजह से इसको थोड़ा और डिले करके
26 जनवरी 1950 को संविधान को फाइनली लागू कर दिया गया। तो ये सब हमने बातें जानी किसके बारे में, हमने जो चर्चा की है सारी, वो हमने चर्चा की है सारी संविधान के बारे में कि किस किस तरीके से संविधान बना है, किस तरीके से संविधान बनकर के तैयार हुआ है, ठीक है। और ये सब बातें हमने मुख्य तो जानी है। अब हम एक बात और भी करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उसकी। आइए अब जान लेते हैं संविधान के बारे में कुछ विशेष बातें, ऐसी बातें जो काफी महत्वपूर्ण हैं और इन बातों को हमारी नॉलेज में होना, ये बातें काफी आवश्यक हैं। और कुछ हमें डेट्स भी याद रखनी पड़ेंगी, कुछ तारीखें हमें याद करनी पड़ेंगी, किस दिन आपको क्या हुआ था। तो कुछ विशेष तथ्य हैं जो संविधान के बारे में, जो इस वाले पोर्शन में हम यहाँ पढ़ेंगे इसको। देखिए, इसकी हम बात करें सबसे पहले तो लिखा हुआ है संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई सदस्य कितने थे। आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें कि जो ब्रिटिश संसद के कैबिनेट के कुछ मंत्री आए थे, आपको नाम याद होंगे, पैट्रिक लॉरेंस आए थे, ठीक है। इस तरीके से 3 सदस्य आए थे। तो उन्होंने जो डाटा दिया, उन्होंने जो भारत के जो संविधान सभा बनने का डाटा दिया, संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए, उनकी संख्या होनी चाहिए थी 389 होने चाहिए थे, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत के, 73 जो थे, जो होने चाहिए थे 73, वो क्या होने चाहिए थे, वो देसी रियासतों के होने चाहिए थे। उसके बाद में ये 4 दिए हुए हैं, वो जो कि चीफ कमिश्नर प्रांत से होने चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार पूछे तो 389, लेकिन हम जानते हैं कि इस संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया। जब मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग किया तो क्या हुआ, 324 सदस्य रह गए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने अलग किया तो क्या हो गया, 324 सदस्य टोटल रह गए। उसके बाद में देखें कि 15 अगस्त 1947 को आजादी जब मिली थी, उस समय कितने थे, 299 थे। अब 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, उसमें कितने थे, 284। कहने का तात्पर्य कि 284 सदस्यों ने संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे, अंतिम प्रारूप पे हस्ताक्षर किए थे। यहां देखिए, संविधान सभा के अंतिम प्रारूप पे जो हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 को। यह डेट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, ठीक है। और इसी दिन हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी संविधान में अपनाया था। तो ये अंतिम बैठक भी इस दिन हुई थी। देखो, बैठक की बात करें, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई, वो हुई थी 12। टोटल संविधान सभा की 12 बैठकें हुई थी, ठीक है। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, याद कीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हुआ, इस दिन भी खास बात है। इस दिन जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कौन स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति बना दिया गया था। दोनों ही डेट जो है महत्वपूर्ण है। अब देखिए, संविधान के सुलेखक कौन है, कैलीग्राफर, ठीक है। संविधान को किसने अपनी हैंडराइटिंग में, इटैलिक भाषा में जो है, इटैलिक लिपि में लिखा था, इसको संविधान के सुलेखक कौन है, वो है जी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है संविधान के लेखक है, संविधान को इन्होंने लिखा था। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, शीर्षक क्या है संविधान का, संविधान का टाइटल क्या है, क्या लिखा हुआ है संविधान की बुक। जैसे किसी बुक का टाइटल होता है, ठीक है, जो बुक टाइटल होता है उस बुक का नाम होता है, इसी प्रकार से संविधान का टाइटल क्या लिया गया, संविधान का शीर्षक क्या लिया गया, वो लिया गया था भारत का संविधान। भारत का संविधान। अब ये भारत का जो संविधान है, जो शीर्षक है, वो कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में, आपको यहां नजर आ रहा है, आर्टिकल 393 में। अनुच्छेद 393 में लिखा हुआ है भारत के संविधान का शीर्षक क्या है, भारत के संविधान का शीर्षक क्या है, भारत का संविधान। इसका टाइटल क्या है, भारत का संविधान है। उसके बाद में देखिए, अब थोड़ी सी बात यहां करते हैं। हम जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर के तैयार हो गया था, बनकर के रेडी हो चुका था, जानते हैं इस बात को। 26 जनवरी 1949 को संविधान कंप्लीटली बनकर के तैयार हो चुका था, लेकिन इसके उस समय पर टोटल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए। सारे अनुच्छेद इसमें लागू नहीं किए थे, ठीक है। वैसे बन के 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, आप जानते हो इस बारे में। तो बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ ये,
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो शेष बचे हुए अनुच्छेद थे, टोटल 395 अनुच्छेद हैं, जो बात 16 तो ये यहां लागू कर दिए, जो बाकी के बचे हुए थे वो अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं आपको बता देता हूं, यह नोट करने की जरूरत नहीं है। संविधान जो बना था उसका प्रारूप किसने दिया? संविधान का प्रारूप किसने दिया, ये बात ध्यान रखेंगे, BN राव ने दिया। आप कंफ्यूज होंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप भी अंबेडकर ने दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कानूनी सलाहकार थे, ये किसकी? संविधान सभा की कानूनी सलाहकार थे BN राव। तो जो प्रारूप दिया था वो BN राव ने दिया था। ये महत्वपूर्ण बात है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, BN राव ने उसको प्रारूप दिया था। अब एक बात और, आजादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। संविधान लागू कब हो रहा है? संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। देखिए, आजाद हम हो चुके हैं 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, क्या मनाते हैं इस दिन? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जानते हो ना? इस दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन संविधान को लागू कब कर रहे हैं हम लोग? संविधान को हम लागू कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई है, लागू कब कर रहे हैं? 1950 में। यहां 47 है, यहां 50 है। मान लेते हैं 3 साल का जो गैप रहा है, 3 साल का जो गैप रहा, इस गैप के दौरान भी तो सरकार चली होगी, गैप के दौरान भी तो देश को संभाला होगा किसी तरीके के आधार। जैसे कि संविधान से देश चलता है, हम जानते हैं संविधान में को कानूनी, वो सारी गैर कानूनी, ये कौन सी चीज कानून के अंदर है, कौन सी चीज कानून के अंदर नहीं है, कोई चीज लिमिट में है, कौन सी लिमिट से बाहर है। पूरी जो शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, वो संविधान के अनुसार देश हमारा चल रहा है। लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है, वो संविधान के अनुसार चल रहा है। लेकिन यहाँ ये याद करो थोड़ा, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन संविधान लागू कब हो रहा है? 1950 को। क्या इससे पहले शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी? इसका मतलब बीच में साल आई होंगी। ये 47 है, यहां पर 48 भी आया होगा, 49 भी आया होगा। तो ये 2-3 साल का जो बीच में गैप है, ये 47-48 जो गैप है, उस दौरान क्या था? देश कैसे चल रहा था? तो याद रखने वाली बात है, उस दौरान देश जो चल रहा था वो किसके हिसाब से चल रहा था? वो चल रहा था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। याद होगी बात, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो है पूरी शासन व्यवस्था उस समय पे हमारी चल रही थी। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, संविधान प्रॉपर तरीके से लागू किया, तो क्या हुआ? संविधान के लागू होने के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 को खत्म कर दिया गया। इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। यही बात आर्टिकल 395 में लिखी भी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 393 में क्या लिखा हुआ है? भारत का शीर्षक क्या है, संविधान का शीर्षक क्या है, वो सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और जान लीजिए, संविधान की कुल बैठक की हमने बात की है भाई, ये प्रथम बैठक यहाँ हुई है, अंतिम बैठक यहाँ हुई है। हमने बात की थी कि कब हस्ताक्षर कब हुए थे संविधान सभा पे? संविधान सभा पे हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। हमने बात की थी कि कैबिनेट मिशन आया था, अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव दिए कि भाई इस तरीके से तुम संविधान सभा का गठन करो। संविधान सभा का गठन होता है, 389 सदस्य की चुनने की बात की जाती है उसमें, और पहली बैठक भी की जाती है। ठीक है, पहली बैठक संविधान की 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। देखो वापस से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं बातों को। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है। क्या होता है? फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक, फर्स्ट जो है इसकी बैठक होती है। इसमें क्या होता है? इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाएगा। 2 दिन बाद ऐड करो, प्लस 2 डेज करो, क्या आ गया? 11 दिसंबर 1946।
11 दिसंबर 1940 को क्या होता है? इस दिन अस्थायी नहीं, इस दिन स्थायी अध्यक्ष को चुना जाएगा। स्थायी अध्यक्ष जो कि कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो चीजें याद हो गई। इसके बाद में वापस से और दो चीजें ऐड करो, इसमें +2 डेज करो। डेट आ जाती है आपके पास में 13 दिसंबर 1946। इस दौरान उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन इसको लागू नहीं किया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव रख देंगे, लेकिन इसको लागू कब करेंगे? इसको करेंगे 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को लागू कर दिया। क्यों? आप जानते हो मुस्लिम लीग उसमें अनुपस्थिति इस वजह से उसको थोड़ा लेट लागू किया। अब एक डेट और आती है, संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर ली, लास्ट बैठक की बात करते हैं जी। ठीक है, ये पहली बैठक थी, ये लास्ट मीटिंग वो कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है। क्या होता है इस दिन? इस दिन बहुत कुछ होता है। टोटल 299 में से 284 मेंबर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे संविधान पर। एक बात और जान लीजिए, सबसे पहला बंदा कौन था जिसने हस्ताक्षर किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम व्यक्ति कौन थे? खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने साइन किए थे। ये तिथि महत्वपूर्ण हो गई। एक बात। दूसरी बात, राजेंद्र प्रसाद को क्या बना देंगे? यहां पर राष्ट्रपति बना देंगे। ठीक है, दूसरी बात याद हुई। तीसरी बात, राष्ट्रगान को इसमें ऐड कर लेंगे, संविधान में ऐड कर लेंगे। चौथी बात, राष्ट्रगीत को भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई बात। 24 जनवरी 1950 को और 2 दिन ऐड कर लो, 26 जनवरी 1950 क्या होता है? संविधान को लागू कर दिया जाता है। इस डेट को अंतिम बैठक होती है, सब फाइनलाइज कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को हम लागू कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सब था संविधान के बारे में, जो महत्वपूर्ण बातें हमने डिस्कस की हैं सारी की सारी। ओके।